अस्सलाम वालेकुम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जैसे कि आप सब ने एंटीजन एंटीबॉडी का जो वर्ड है ये पहले आपने सुना हुआ है। आप इस लफ्ज़ से बखूबी आगाह हैं कि एंटीजन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडीज़ इंटरेक्शंस या इसको आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एंटीजन्स की, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीजन्स क्या होते हैं? एंटीजन्स कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो बाहर से एनवायरनमेंट से आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करता है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उस सब्सटेंस को आप कहते हैं कि वो एंटीजन है। ये कोई पोलन भी हो सकता है, कोई स्पोर भी हो सकता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, या कोई इस तरह का कोई और केमिकल सब्सटेंस हो सकता है। जबकि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन के रिस्पांस में आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, जो कि एंटीजन से लड़ने के लिए आपकी बॉडी आर्मी बनाती है, जो आपकी बॉडी फोर्स बनाती है, उस फोर्स को आप एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस का से क्या मतलब हुआ कि एंटीजन जब बॉडी के अंदर आता है तो एंटीबॉडी बनती है, और एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करती है, रिएक्शन करती है। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। सपोज़ हम एंटीजन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस ट्रायंगल से, और एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाई शेप से। इसको आप कहते हैं एंटीबॉडी। इसको मैं ए बी लिख रही हूँ। ए बी मीन्स एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के ये तीन बेसिक हिस्से होते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है जी। तो ये वाला हिस्सा जिसको मैंने 1 कहा है, इस पार्ट को मैंने 2 कहा है, और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट पार्ट है इसको मैंने 3 कहा है। तो एंटीजन का एंटीबॉडी के लिए कोई बाइंडिंग साइट्स होती हैं। बाइंडिंग साइट से क्या मुराद है? एंटीबॉडी पे वो जगह जिसके साथ जाके एंटीजन बाइंड करेगा और किसी किस्म का रिएक्शन शो करेगा, किसी किस्म की लड़ाई शो करेगा, उसको आप एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट कहते हैं। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो एंटीजन के लिए एंटीबॉडी के पास दो बाइंडिंग साइट्स हैं। एक बाइंडिंग, इन दोनों बाइंडिंग साइट्स को मैं आपको यहाँ बना के दिखा देती हूँ कि ये एंटीबॉडी आपने बनाई। एंटीजन या तो यहाँ जाके बाइंड करेगा, या एंटीजन इस वाली से जाके बाइंड कर सकता है, या एंटीजन इस तरह से जाके जो है वो बाइंड कर सकता है। तीन तरीके होते हैं एंटीजन के बाइंड करने से। या एंटीजन एक बाइंडिंग साइट से बाइंड कर सकता है, दो से भी बाइंड कर सकता है, या ये दोनों के साथ भी बाइंड कर सकता है। इसको आप कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी बाइंडिंग। ठीक है। कभी भी आपने एंटीजन को इस तरह से बाइंड नहीं करना, ये नीचे बाइंड नहीं करना। ठीक है जी। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर आपने एंटीजन को बाइंड नहीं करना, अदरवाइज़ ये आपकी बाइंडिंग जो है वो गलत हो जाएगी। ये मोस्टली हम ये वाला तरीका प्रेफर करते हैं, या ये वाला तरीका प्रेफर करते हैं। इस तरीके को भी हम कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ठीक माना जाता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जनाब एंटीजन की कितनी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंटीजन के लिए दो तरह की बाइंडिंग साइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ के ऊपर अवेलेबल हैं, जिनके साथ एंटीजन बाइंड करेगा और रिएक्शन शो करेगा। अब रिएक्शन क्या है? रिएक्शन यही है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा, तो अगर आपका एंटीजन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी एंटीबॉडी हार जाएगी और आपकी बॉडी में बीमारी पैदा हो जाएगी। अगर आपकी एंटीबॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका एंटीजन हार जाएगा और आप में बीमारी पैदा नहीं होगी, और उस एंटीजन को आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस। अब जब भी किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको टाइफाइड हो गया है, या उसको कोई और बीमारी हो गई है, उसको एनीमिया हो गया है, या आप उसे कह सकते हैं उसको रिकेट्स की बीमारी हो गई है, रिकेट्शिया हो गया है, सिफाइलस हो गया है, कोई भी बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर्स अक्सर आपको कहते हैं कि जाके आप अपना ब्लड टेस्ट करवा कर आएँ, या आपको कहा जाता है कि आप सीरम टेस्ट करवा के जाएँ। लफ्ज़ सीरम से आप आगाह हैं कि सीरम क्या होता है। सीरम को मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बताया है कि सीरम और प्लाज्मा में क्या फ़र्क होता है, और प्लाज्मा और ब्लड में क्या फ़र्क होता है।
सो सीरम बेसिकली आपके ब्लड के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है। ऐसा फ्लूइड ब्लड का वो हिस्सा जिसमें से आप तमाम सेल्स को निकाल दें, तमाम क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें, तो जो पोर्शन बचता है ब्लड का जिसमें आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और इस तरह के दूसरे केमिकल्स होते हैं, उस पोर्शन को आप कहते हैं सीरम। ये वाइट कलर का एक पोर्शन होता है और आपकी बॉडी के जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर जो टेस्ट होते हैं वो सीरम से किए जाते हैं। ठीक है जी। सो जब भी आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आपको डायग्नोस करते हैं कि जाके आप फ़लाँ टेस्ट करवा कर आएँ, ताकि हम कंफर्म कर सकें कि आपको वाकई ही ये डिसऑर्डर है या नहीं है। तो आप जब भी लैब में जाते हैं तो जो लैब वाले हैं वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं। अब ब्लड सैंपल लेने का मकसद ये नहीं है कि वो उस पूरे के पूरे ब्लड को टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो उस ब्लड के अंदर से सीरम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, सीरम को उस ब्लड के अंदर से निकालते हैं और उस सीरम को फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए मुख्तलिफ़ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और उसके लिए हर टेस्ट के लिए फिर एक अलग से किट होती है, जिसमें उस किट में तमाम किस्म के एंटीजन्स होते हैं, तमाम किस्म की जो भी आपने ऑपरेटस इस्तेमाल करना होता है वो ऑपरेटस होता है। उस बेस पे फिर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट किए जाते हैं। सो ऐसे टेस्ट जिनको करने के लिए इंसान की बॉडी का सीरम रिक्वायर्ड होता है, इन टेस्ट को आप कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट्स। ये इनको आप लेबॉर्ट्री टेस्ट भी कह सकते हैं। ये वो टेस्ट है जिन्हें आप घर पे नहीं कर सकते। इनको करने के लिए आपको लैब्स में जाना होगा, आपको जो प्रॉपर टेक्नीशियंस हैं उनकी मदद चाहिए होगी। इन टेस्ट के लिए आपकी बॉडी का या पेशेंट की बॉडी का, जिस पे आपको शक है कि इसको ये मसला हो सकता है, उसकी बॉडी का सीरम चाहिए। इस वजह से आप इसको सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। अब ये टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको सीरम का बता दिया कि सीरम क्या होता है। आपके सीरम के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ भी मौजूद होती हैं। अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीजन एंटर हुआ है और उसके रिज़ल्ट में एंटीबॉडी बनी है, तो वो एंटीबॉडी उसके सीरम के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि अगर किसी को कोई बीमारी हुई है और उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर हुआ है, तो उसके ख़िलाफ़ जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो हमेशा सीरम के अंदर मौजूद होंगी। अगर पेशेंट की बॉडी में एंटीजन एंटर नहीं हुआ, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो वो एंटीबॉडीज़ उसके ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होंगी। सो सीरोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली आपके सीरम के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ का टेस्ट है, जो कि आपको ये बताता है कि आपको फ़लाँ टाइप की बीमारी है या नहीं। यानी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको आपको सिंपल इस तरह समझा सकती हूँ कि सपोज़ करें कि एक बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड। ठीक है, एक बीमारी है जिसको आप नॉर्मली टाइफाइड भी कहते हैं। बुखार होता है, इसमें आपको स्वेयर और आपको जो है बॉडी में पेन होता है। कब होता है? जब आपकी बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया दाखिल होता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो बॉडी में एंटर होकर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अब जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो इस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपकी बॉडी ने डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। ठीक है। सो अगर मैं ऐसे पेशेंट का ब्लड लूँगी या ऐसे पेशेंट का सीरम लूँगी जिसको टाइफाइड हुआ है, तो उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। इन्हीं एंटीबॉडीज़ की बेस पर फिर उसका मज़ीद टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की बॉडी में एंटीजन एंटर नहीं हुआ और उसकी बॉडी में उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ नहीं बनी, तो जब मैं उसका ब्लड एक्सट्रैक्ट करूँगी तो उसकी ब्लड के अंदर ये एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी। लिहाजा अगर मैं उस ब्लड के ऊपर, उस सीरम के ऊपर कोई टेस्ट अप्लाई करूँगी, तो क्योंकि एंटीबॉडीज़ सीरम के अंदर मौजूद नहीं है, सो टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है कि आपके ब्लड के अंदर इस स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि आप में ये वाला इन्फेक्शन जो है वो नहीं है। अगर ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप जब मज़ीद ये लेक्चर आप हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। सो आपका जो टेस्ट होते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, वो बेसिकली 3 मेन टाइप्स के होते हैं। इनको आप कह सकते हैं, जो टेस्ट टाइप नंबर 1 है, इनको आप कहते हैं ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। ठीक है, ए ग्लूटिनेशन टेस्ट। लफ्ज़ ए ग्लूटिनेशन क्या है?
एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग हो जाना। क्लॉटिंग से क्या मुराद है? क्लॉटिंग का मतलब होता है क्लम्प्स बन जाना। क्लम्प्स को क्या कहते हैं? सिंपली क्लम्प्स को आप कहते हैं कि छोटे छोटे से पार्टिकल्स बन जाना, यानी ब्लड आपका क्योंकि लिक्विड फॉर्म का होता है, लिक्विड के अंदर अगर आपके छोटे छोटे से पार्टिकल्स बन जाएं, खून जो है वो क्लॉट होना शुरू हो जाए, जमना शुरू हो जाए, तो उसको आप कहते हैं खून को एग्लूटिनेशन होना शुरू हो गई है, क्लॉटिंग होना शुरू हो गई है, क्लम्प्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, सो इसको आप कहते हैं एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट में जब आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो क्लम्पिंग आपको बताती है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है जी। सेकंड जो आपकी टाइप आती है इसको आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट। लफ्ज़ प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है? प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नीचे बैठ जाना। यानी अगर मैं पानी के अंदर रेत को ऐड करूं तो रेत क्या करेगी, क्योंकि रेत की डेंसिटी ज़्यादा है तो रेत पानी के गिलास में नीचे जाके बैठ जाएगी, तो मैं कह सकती हूँ कि रेत जो है वो प्रेसिपिटेट हो गई है, यानी वो नीचे बैठ गई है। तो ये वाला जो टेस्ट होता है ये प्रेसिपिटेशन बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है जी। जो तीसरी टाइप आपके पास आती है उसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड करती हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंटीजन एंटीबॉडी को फिक्स करने में हेल्प करती हैं। इनको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग, या इसको आप कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। सिंपली हम इनको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है। हमारी पहली जो टाइप है वो है एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो 3 तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऑपरेटर्स चेंज होता है, जो टेस्ट परफॉर्म करने का मेथड होता है वो सब के अंदर सेम होता है। आप इसके लिए ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, ए मीन एग्लूटिनेशन, टी मीन टेस्ट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दूसरा जो मेथड है आप इसके लिए स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, यानी आप स्लाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं मुख्तलिफ। जो तीसरा है इसकी जो टाइप है वो है जनाब कि आप एड्जॉर्प्शन एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। एड्जॉर्प्शन एग्लूटिनेशन टेस्ट। ट्यूब से क्या मुराद है? ट्यूब से मुराद है सिंपल टेस्ट ट्यूब, जैसे कि आपको मैंने क्लास में शो करवाई हैं। सिंपल टेस्ट ट्यूब जो गिलास की बनी हुई ऐसी लंबी सी ट्यूब होती है, जो कि इसके अंदर दोनों इसको मैं सिंपली यहाँ ड्रा कर सकती हूँ कि ये इस तरह की एक शीशे की बनी हुई ट्यूब होती है जो ऊपर से ओपन होती है, नीचे से बंद होती है। इसके अंदर आप इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या होता है? ये जो है आपके पास एक सिंपल गिलास की स्लाइड होती है। ठीक है, ये शीशे की बनी हुई स्लाइड होती है। इस स्लाइड के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह से फर्दर सर्कल्स जो हैं वो ड्रा हुए हुए होते हैं। इन सर्कल्स के अंदर आप ये टेस्ट करते हैं। क्योंकि ये सर्कल्स एक स्लाइड के ऊपर ड्रा हुए हुए होते हैं, इसलिए हम इसको एक स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। इसके साथ एड्जॉर्प्शन टेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट आता है। इसके लिए आपके पास एक ऐसा अपरेटस होता है जिसके अंदर एब्जॉर्ब करने की, एड्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है। सिंपली नॉर्मली जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो इन 2 मेथड के ज़रिए से करते हैं। ये मेथड बहुत कम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसी मैं अब आपको ऐसा करती हूँ, इस वाले मेथड से जो है वो टेस्ट परफॉर्म करना बताती हूँ कि हम ये बेसिकली एग्लूटिनेशन टेस्ट करते किस तरह से हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आपने इसको कैसे परफॉर्म करना होता है। सपोज़ करें कि आपके पास, मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक स्लाइड है। इसके अंदर इस तरह से हम 2 होल्स बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रफ सा बना है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर जब आप स्लाइड लेंगे, जिस टेस्ट को आपने परफॉर्म करना है उस टेस्ट की किट आपको लेनी पड़ती है। ये किट रेडीमेड होती है और उसके अंदर ये स्लाइड जो है वो मौजूद होती है। ये स्लाइड आपको खुद बनानी नहीं पड़ती।
सो सपोज़ करें कि आप जो है वो टाइफाइड का टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। टाइफाइड के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ मैं लिख रही हूँ कि आप ये किसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, आप टाइफाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं, टाइफाइड टेस्ट कर रहे हैं। टाइफाइड टेस्ट को आप दूसरे अल्फाज में विडॉल टेस्ट कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि टाइफाइड के लिए परफॉर्म किया जाता है। तो हम यहाँ पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ पे विडॉल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें विडॉल टेस्ट के लिए क्या चीज़ चाहिए, हमें विडॉल टेस्ट किट चाहिए, मेन चीज़, ठीक है। पहले हमने ये वाला टेस्ट करना है, उस हमें पता होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है विडॉल टेस्ट। और विडॉल टेस्ट के लिए हमें विडॉल टेस्ट किट चाहिए। जब आप मार्केट से किट परचेज़ करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्लाइड मिलेगी। ये स्लाइड बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। इसके अंदर इतने ज़्यादा होल्स भी हो सकते हैं और कम होल्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। उसके साथ साथ आपको एक वाइल मिलती है, एक शीशे की शीशी मिलती है जिसके अंदर एंटीजन्स होते हैं। ये एंटीजन रेडीमेड एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। एंटीजन्स मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कि आप क्योंकि टाइफाइड का टेस्ट कर रहे हैं तो टाइफाइड के केस में आपकी बॉडी में एंटीजन कौन सा होगा, ये टाइफाइड आपने लिखा कि जनाब किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ है, ठीक है। सो टाइफाइड पैदा करने कौन सा ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा केमिकल है जो टाइफाइड पैदा करता है। हम सबको पता है कि टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाई। तो टाइफाइड के केस में बॉडी के अंदर जो एंटीजन दाखिल होगा वो आपका ये बैक्टीरिया है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि साल्मोनेला टाइफाई इज़ द एंटीजन इन द केस ऑफ टाइफाइड, ठीक है। सो जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो इसने आपकी बॉडी के अंदर जाके डेफिनेटली एंटीबॉडीज़ बनाई होंगी। सो आपकी बॉडी के अंदर इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनी हुई होंगी। अब उन्हीं एंटीबॉडीज़ की बेस पे हमने ये वाला टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। तो आपको जो किट मिलेगी उसके अंदर मैंने बता दिया कि आपको एक तो ये स्लाइड मिलेगी, साथ में आपको एक शीशे की ट्यूब मिलेगी, एक जिसको आप कह सकते हैं वाइल, उसके अंदर एंटीजन होगा। और वो एंटीजन कौन सा होगा, वो एंटीजन साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया जो है उन्होंने उस शीशी के अंदर जो है वो आपको रेडीमेड फॉर्म में बनाकर दिया हुआ होगा। इसको आपने एज ए एंटीजन यूज़ करना है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप पेशेंट आपके पास आया है, उसने आपसे कहा कि जनाब मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मुझे विड्रॉल टेस्ट करवाना है। आप क्या कहेंगे, आपने पेशेंट से सिर्फ़ और सिर्फ उसका ब्लड सैंपल लेना है। आपने 5 ml या 10 ml ब्लड उसकी बॉडी से निकालना है। ब्लड निकालने के बाद आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं, सेंट्रीफ्यूज का मकसद ये होता है कि ब्लड को इंतहाई हाई स्पीड के ऊपर जो है वो रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि उनका मास ज़्यादा होता है, जबकि जो वाइट कलर का एक फ्लूइड होता है वो टेस्ट ट्यूब में ऊपर आ जाता है। फिर उस फ्लूइड को हम पिपेट की मदद से निकाल लेते हैं। वो जो वाइट फ्लूइड आपके पास आया है उसको आप कहते हैं सीरम। अब ये जो वाइट फ्लूइड आपके पास आया है, इसी सीरम को इस्तेमाल करके आपने अपना सारा टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। तो जब आपने पेशेंट की बॉडी से ब्लड ले लिया, ब्लड में से आपने सीरम को निकाल लिया। अब आपने क्या करना है, उसी सीरम को, जो कि सपोज करें ये आपकी टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर पेशेंट का ब्लड था, आपने ब्लड को सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स थे और क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, ये तमाम के तमाम नीचे बैठ गए और ये जो वाइट कलर का फ्लूइड था ये ऊपर आ गया। इसको आप कहेंगे सीरम। अब आपने ये सीरम लेना है, इसको अलहदा कर लेना है। इसी सीरम को आपने आप अपने टेस्ट के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना है। अब करना क्या है कि आपने दो पेशेंट है आपके पास, सपोज करें ये पेशेंट नंबर 1 है, ये पेशेंट नंबर 2 है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पेशेंट नंबर 1 और ये सेकंड आपके पास सेकंड पेशेंट है। जो सर्कल नंबर सेकंड है वो सेकंड पेशेंट का है और जो 1 है वो फर्स्ट पेशेंट का है। दो पेशेंट आए हैं, आपने उन दोनों का अलग अलग सीरम ले लिया है। अब जो पेशेंट 1 है उसकी बॉडी का जो सीरम है, आपने 1 ड्रॉप सीरम जो है वो इसके अंदर ऐड करना है। पेशेंट नंबर 2 जो है उसकी ब्लड आपने अलहदा से निकाला होगा, उसका सीरम अलहदा होगा, उसका सीरम आपने इसके अंदर ऐड करना है।
ठीक है। अब पेशेंट नंबर 1 वो है जिसको जो कि टाइफाइड जिसको है, जबकि पेशेंट नंबर 2 ऐसा पेशेंट है जिसको आप कह सकते हैं कि उसको टाइफाइड नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि टाइफाइड है या नहीं। आपने टेस्ट के ज़रिए से उसको बताना है कि आपको टाइफाइड है या नहीं। दोनों का आपने ब्लड, आपने सीरम जो है वो इसके अंदर जो है आपने डाल दिया। सीरम डालने के बाद विडाल टेस्ट किट के अंदर जो आपके पास एंटीजन की शीशी थी, आपने उसको खोलना है। उस कंटेनर के अंदर से आपने साल्मोनेला टाइफाई एंटीजन जो है वो निकालना है। ये एंटीजन आपके जो आपके पास ये जो वाइल होती है कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की एक वाइल होती है जिसके अंदर ये ये जो आपका एंटीजन होता है ये मौजूद होता है। इसको आप ओ एंटीजन भी कहते हैं, इस फाइल के ऊपर लिखा हुआ होता है। इसको ओ एंटीजन भी कहते हैं, इसको एच एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ए एच एंटीजन भी होता है, बी एच एंटीजन भी होता है, उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ये सिंपल बस पता हो कि इसकी एंटीजन के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है कि ये कौन सा एंटीजन है। आपने इस एंटीजन का एक ड्रॉप लेना है और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। फिर इसी एंटीजन का एक ड्रॉप लेना है और दूसरे पेशेंट के सीरम के अंदर आपने ऐड कर देना है। अब ऐड करने के बाद आपने एक गिलास की पतली सी कोई जिसे आप कहते हैं मिक्सिंग के लिए गिलास की बनी हुई आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की बारीक सी स्लाइड्स होती हैं, वो गिलास की स्लाइड आपने ले लेनी है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से शीशे की स्लाइड से या शीशे की, जिसे आप चम्मच कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, घरों में जैसे आप चम्मच यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए, तो लैब में हमारे पास शीशे की बने हुए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं मिक्सिंग के लिए। तो उस शीशे की बने हुए चम्मच से आपने स्पैचुला से इसको मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के लिए आपने स्पैचुला अलहदा यूज़ करना है, इसको मिक्स करने के लिए आपने स्पैचुला अलहदा यूज़ करना है। इसका स्पैचुला अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो ब्लड मिक्स होने के चांसेस होते हैं, लिहाजा इसके लिए आप अलहदा रखेंगे, इसके लिए आप अलहदा रखेंगे। इन दोनों को आप थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप क्या करेंगे, इस स्लाइड को आप हाथ में उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता 1 मिनट के लिए स्लाइड को आप इस तरह से शेक करते जाएंगे। सपोज करेंगे स्लाइड है, इसको मैंने हाथ में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसके ऊपर सीरम रखा है तो मैंने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना कि सीरम नीचे गिर जाए। आपने बड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदाज में जो है वो इसको हिलाना है। इस तरह से हिला लें, इस तरह से हिला लें, आपकी मर्ज़ी है, बस कि मिक्सिंग अच्छी हो जाए। पूरे 1 मिनट तक आपने इसको हिलाना है। हिलाने के बाद आपने उसको वापस जो स्लिप है वहाँ पे आपने उसको रख देना है। जब आप उसको रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जिस पेशेंट की बॉडी के अंदर वायरस एंटर हुआ था, उस पेशेंट का जो ब्लड था उसके अंदर क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। यानी सीरम जो था वो पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब सीरम आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि जैसे दूध होता है, दूध लिक्विड फॉर्म में होता है और जब वो दूध फट जाता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके आप कह सकते हैं उसमें क्लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से जो लिक्विड आपका था, सीरम लिक्विड फॉर्म में था, बिल्कुल क्लियर था, उसके अंदर आपके पास क्लम्पिंग होना शुरू हो जाएगी, वो थोड़ा सा आपके पास सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जबकि सेकंड पेशेंट जिसकी बॉडी में सेकंड पेशेंट की बॉडी में किसी किस्म की क्लम्पिंग नहीं होगी, उसका जो सीरम है वो उसी शक्ल का रहेगा जिस शक्ल का वो पहले था। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इस वजह से हुआ कि जब आपने पेशेंट का, इसको मैं बाहर ड्रॉ कर रही हूँ कि जो पेशेंट नंबर 1 था उसका जब आपने ब्लड लिया, ब्लड में से आपने सीरम निकाला तो सीरम के अंदर उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ मौजूद थी। जबकि जो पेशेंट नंबर 2 था, जब आपने उसका सीरम बनाया तो उसके सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी, ठीक है। इसका ब्लड खाली था, इसमें कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं थी, पेशेंट 1 में एंटीबॉडी मौजूद थी। जब आपने दोनों के अंदर एंटीजन डाला तो इसका जो एंटीजन था, पेशेंट 1 का एंटीजन जाके एंटीबॉडी से फौरी तौर पर कंबाइन हो गया। जबकि जो पेशेंट 2 था उसकी बॉडी में क्योंकि एंटीबॉडीज़ मौजूद नहीं थी, लिहाजा एंटीजन के पास बाइंड होने के लिए कोई चीज़ मौजूद ही नहीं थी। अब पेशेंट 1 में क्या हुआ कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, लिहाजा आपका सीरम जो है वो डिग्रेड हो जाएगा, सीरम जो है वो आपका आप कहते हैं वो क्लम्प हो जाएगा, वो उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, जिसको आप कहते हैं टेस्ट जो है आपका पॉजिटिव आया है। अगर क्लॉटिंग होती है तो टेस्ट क्लॉटिंग, अगर क्लॉटिंग मौजूद है तो टेस्ट जो है वो आपका, अगर क्लॉटिंग है तो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि आप पेशेंट जो है उसको टाइफाइड है।
सेकंड पेशेंट जो है उसकी बॉडी के अंदर क्योंकि एंटीबॉडीज़ नहीं थी, लिहाजा एंटीजन सीरम के अंदर ऐसे ही फिरता रहा। सीरम के जब तक एंटीबॉडीज़ नहीं थी, एंटीजन रिएक्ट नहीं कर सका, लिहाजा आपके सीरम की शेप और सीरम का स्ट्रक्चर, सीरम की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं हुई, सीरम में क्लोटिंग जो है वो नहीं हुई। लिहाजा आपका रिज़ल्ट क्या आया कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव है, जिसका मतलब है कि टाइफाइड, इस केस में टाइफाइड है पेशेंट को, और इस केस में टाइफाइड नहीं है। सो ये जो टेस्ट होता है इसको आप कहते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, या इसको आप एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। क्यों एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं? क्योंकि इसमें जब आपने एंटीजन वाली सीरम एंटर किया और साथ में आपने एंटीबॉडी वाला सीरम एंटर किया और आपने एंटीजन एंटर किया, तो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ और आपका सीरम जो है उसमें क्लम्स आ गए, जिसकी वजह से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है, और जिसके सीरम के अंदर क्लम्प्स नहीं आए, इट मीन्स कि उसका टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। अब एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपकी बीमारियां हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफाइड के लिए मैंने ऊपर बता दिया है कि टाइफाइड के लिए आप विडॉल टेस्ट यूज़ करते हैं, ये आपकी किताब के अंदर मेंशन की हैं। आपकी किताब के अंदर सिर्फ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये नहीं बताया कि ये वाला टेस्ट आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो किताब में आप बीमारी का नाम जो है वो एंटर कर लेंगे, जैसे कि विडाल टेस्ट के आगे आप लिख लेंगे कि इसको आप इस्तेमाल करते हैं फॉर टाइफाइड। उसके अलावा सेकंड जो टेस्ट आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है वो है जनाब वेल फेलिक्स टेस्ट। ये आपका ऐसा टेस्ट है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं रिकेट्शिया बीमारी के लिए। रिकेट्शिया क्या है? ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि कब होता है? उस वक्त होता है जब कोई भी कीड़ा या कोई भी जिसको आप कहते हैं पानी के कीड़े या हवा के कीड़े आपकी बॉडी को काटते हैं, तो उन कीड़ों के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया आपको काटते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फ़ीवर हो जाता है और फिर उसको एंटीबायोटिक्स के ज़रिए से ट्रीट किया जाता है। तीसरा जो आपका टेस्ट है वो है TPA टेस्ट। इसको आप कहते हैं ट्रेपोनीमा पैलेडम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है ये आप करते हैं स्ट्रोक के लिए। स्ट्रोक क्या होता है? ये हार्ट इन्फेक्शन होता है, हार्ट डिसऑर्डर होता है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई बैक्टीरिया जाके आपके दिल पे इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पे कोई ख़राबी पैदा करता है, तो उसको चेक करने के लिए हम TPA टेस्ट करवाते हैं। और ये भी जो टेस्ट होता है वो एग्लूटिनेशन पे बेस होता है, उसका भी मेथड जो है वो ये होता है। लास्ट टेस्ट जो आपका मेंशन किया हुआ है वो है जनाब कोम्स टेस्ट। कोम्स टेस्ट जो है ये आप ऐसा टेस्ट है जो कि आप करते हैं एनीमिया के लिए। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और आपका रंग जो है वो पीला पड़ जाता है, जर्द पड़ जाता है, तो उसको आप कहते हैं एनीमिया। एनीमिया में अब खून की कमी क्यों हुई है? खून की कमी इसलिए हुई है कि आपकी बॉडी के अपने ही सेल्स ने आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स को अपना दुश्मन समझा, और आपकी अपने ही बॉडी ने आपके अपने रेड ब्लड सेल्स पे अटैक कर दिया और आपके अपने रेड ब्लड सेल्स को ख़राब करना शुरू कर दिया। इस केस में बॉडी ने अपने ही जो उसके दोस्त हैं उनको नुकसान पहुंचाया। अब वो बॉडी रेड ब्लड सेल्स को क्या समझ रही है? बॉडी समझ रही है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एंटीजन है, लिहाजा उन रेड ब्लड सेल्स के ख़िलाफ़ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, और उस टेस्ट के लिए भी, उस बीमारी को टेस्ट करने के लिए भी आप इसी प्रिंसिपल के तहत जो है वो काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि विडाल टेस्ट की जो किट है वो टोटली डिफरेंट होगी, व्हील फेलिक्स टेस्ट की किट जो है वो डिफरेंट होगी, TPA की किट जो है वो डिफरेंट होगी, कॉम्स की किट जो है वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि विडाल टाइफाइड का टेस्ट है और टाइफाइड पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म अलहदा है, लिहाजा विडाल किट के अंदर वही एंटीजन होगा जो कि टाइफाइड पैदा करता है। वेल फेलिक्स किट जो है इसके अंदर वही एंटीजन होगा, वही बैक्टीरिया होगा जो रिकेट्शिया पैदा करता है, क्योंकि हर एंटीजन के ख़िलाफ़, एक स्पेसिफ़िक एंटीजन के ख़िलाफ़ एक स्पेसिफ़िक एंटीबॉडी बनती है। TPA की जो आप किट ख़रीदेंगे मार्केट से, उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो वही एंटीजन होगा जो कि वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा जो कि स्ट्रोक वाला माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा। इसी तरह से एनीमिया के लिए जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा वो वही माइक्रो ऑर्गेनिज़म होगा जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स को तबाह करेगा। इन तमाम के लिए किट्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन मेथड जो है वो आप
सेम यूज़ करते हैं। होपफुली एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एमसीक्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे वाइवा पूछ लिया जाए कि ये टेस्ट क्या होता है तो आप उनको सिंपली बता सकें कि ये टेस्ट हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।